हेलो एवरीवन। देखो, अभी हम फिजिक्स का ट्रैक टू करने वाले हैं। तो आप बस मेरे को बताओ, आपका कहाँ तक हो गया है ट्रैक टू? क्या हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो गया है क्या? दो कंडक्टिविटी तीन का बैच है। क्या? कंडक्टिविटी खत्म हो गया। कंडक्टिविटी खत्म हो गया हीट ट्रांसफर का, राइट? हम्म, तो कंडक्शन आपका हो गया होगा हीट ट्रांसफर में। बहुत सारे बैचेस है एक्चुअली मिक्स्ड अप, तो सबका अलग हाँ अलग हुआ सर। होगा। तो वर्स मतलब जुले बैच पे एक है, इसमें बताओ जो सबसे पीछे था। हाँ सर। हाँ, तो जुले बैच का अभी तक कंडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम स्टार्टिंग से ही करते हैं, फिर एक ही क्लास लगेगा कंडक्शन के लिए। जिनका हुआ है वो भी देख लो, कॉन्सेप्ट और आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो भी स्टार्ट करते हैं हम हीट ट्रांसफर से। देखो, हीट जो सर ट्रांसफर है। कंडक्शन में वो सब सीरीज एंड पैरेलल का होता है क्या? मतलब हाँ रेजिस्टेंस, हीट हाँ हाँ रेजिस्टेंस। हाँ। अच्छा, हाँ सर, वहां तक मतलब तो। इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके करते वो कौन सा पार्ट है? वही कंडक्शन ही है वो, ओके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर, वो वापस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जो ओके। हीट का ट्रांसफर है वो तीन डिफरेंट डिफरेंट वेज में होता है। अगर एक ही मेटल है, मेटल के थ्रू अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन हीट ट्रांसफर। कंडक्ट हो रहा है बेसिकली। अब आपको पता है वुड के थ्रू तो हीट कंडक्ट होता नहीं है, तो आपको एटलीस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट चाहिए, जिससे आपका। हाँ, दोबारा स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ बैचेस ऐसे हैं जिनका हुआ नहीं है। ये वाला टॉपिक बस कंडक्शन, फिर आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका हीट ट्रांसफर है, वो कन्वेक्शन से भी होता है। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। अभी देखो, कंडक्शन जो है वो बस मेटल के थ्रू हो रहा है, मतलब जहाँ पे हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मेटल अगर आपका कनेक्टेड है तभी हीट फ्लो होगा, कंडक्ट होगा हीट। लेकिन कन्वेक्शन जो है वो किसी एयर के वजह से या फिर वाटर के फ्लो की वजह से होता है, राइट? जैसे एक आपके पास हॉट बॉडी है, इसका पूरा टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर फ्लो करेगा उसकी वजह से ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, राइट? तो हॉट बॉडी क्या करता है, टेम्परेचर देता है किसको, एयर को, सराउंडिंग को, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। और तीसरा टाइप होता है आपका हीट ट्रांसफर का, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। इसका मैं कॉन्सेप्ट पूरा अलग से बताऊंगा क्या होता है इसमें, राइट? यहाँ तक हम देखते हैं हीट कैसे इंक्रीज होता है या फिर हीट कैसे ट्रांसफर होता है। उसके बाद एक न्यूटन्स का लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये भी देखेंगे हम। कूलिंग, देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा। कोई भी आपका बॉडी जो है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हीट जो है वो रेडिएट करता है। तो वेव्स के फॉर्म में अगर हीट रेडिएट करेगा तो आप पूरा उसका लैम्बडा निकालोगे, राइट? लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, उसका पूरा जो स्टडी होता है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जो बनता है ना उसका, उसके रिलेटेड हम देखें। सबसे पहले आते हैं, देखो, कंडक्शन हीट ट्रांसफर, कंडक्शन ऑफ हीट। एक कंटेनर है गैस पे, ठीक है, सपोज। तो आपको पता है गैस के कंटेनर के अंदर जो भी बन रहा है या फिर जो भी लिक्विड है या फिर जो भी, हाँ, पार्टिकल्स है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, राइट? इज वेरी वेरी ग्रेटर देन
with respect to surrounding. T naught. T naught is the temperature of container. Ts is the temperature of surrounding. अभी क्या हुआ, आपने एक बड़ा स्पून लिया है, और वो कंटेनर में डाला, तो आपको पता है स्पून के इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है, जो कंटेनर के लिक्विड को टच हो रहा है, उसका टेम्परेचर टी नॉट है, बहुत ज्यादा है, और इस पॉइंट का टेम्परेचर है टीएस, जो कि क्या है, सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ इक्वल है। अभी क्या होगा, अगर आपका स्पून मेटल है तो क्या होगा बताओ, स्लोली स्लोली ये जो स्पून है वो हीट करना स्टार्ट करेगा, जिसमें यहाँ पे उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे हाथ में लगा सकते हो उसको, आपने यहाँ पे अभी हाथ लगा हुआ है, ठीक है, करेक्ट। अगर आप बहुत देर के लिए इस स्पून को यहाँ पे रखोगे तो हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफर करेगा, सो दैट इस पॉइंट का भी टेम्परेचर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है जब भी आप कोई भी कंडक्टर को, मेटल कंडक्टर को, यहाँ पे अगर वुड होता तो हीट फ्लो नहीं करता, मेटल कंडक्टर दो अलग अलग टेम्परेचर में रखते हो उसके एंड्स को, यहाँ पे ए बॉडी है, यहाँ पे बी, इन विच टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। तो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आपका क्या होता है, हीट कंडक्ट होता है इस डायरेक्शन में, हीट विल ऑलवेज कंडक्ट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, अब कब तक हीट कंडक्ट होगा, देखो ये भी आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि हमेशा होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। एक पॉइंट तक होगा जब तक इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ठीक है, until the temperature of both bodies will equal, ठीक है। एक बार उसका टेम्परेचर इक्वल हो गया तो क्या होगा, अब तो टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है, तो कहाँ से हीट फ्लो ही नहीं करेगा, पता ही नहीं कौन सा हाई कौन सा लो, दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, ठीक है। तो कितना हीट फ्लो करता है उसको हमें कैलकुलेट करना था, पता तो चल गया कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो कर रहा है थ्रू मेटल कंडक्टर। उसके लिए आपको क्या चाहिए, हमेशा कंडक्टर चाहिए, लेकिन कितना हीट फ्लो करेगा उसको निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। देखो, एक मीटर स्केल लिया, मीटर स्केल इन विच 0 to 100 डिविजन्स ऑफ सेंटीमीटर, जीरो पे आपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लिया था, और यहाँ पे हम हर पॉइंट पे हीट कैलकुलेट कर रहे थे आफ्टर सर्टेन टाइम, राइट। तब हमें पता चला जैसे उसका लेंथ है ये L, अब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें देखना पड़ता है, वो मेटल के थ्रू जहां से हीट फ्लो कर रहा है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो ये होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कौन कौन से क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा था वो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं, अगर एक सिंपल रॉड है सर्कुलर, राइट, तो ये उसका लेंथ होता है और ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो आप, हीट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। तब हमने हीट को देखा टाइम के साथ वेरी होते हुए, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था,
आफ्टर सर्टन टाइम ओनली आपको यहाँ पे चटका बैठेगा, पहले तो नहीं बैठेगा जब आप स्टार्टिंग में उसको बना रहे होंगे, राइट। तो टाइम हाँ के सर। साथ भी आपका हीट फ्लो कर रहा है, टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है। उसके बाद हमें पता चला लेंथ के साथ भी वेरी कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ भी वेरी कर रहा है, राइट। तो हमने सबको उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनलिटी पे सबने हमने उसके लॉ बनाए। जैसे हमें फर्स्ट कंक्लूजन आया कि हमने हीट की बजाय वहां पे रेट ऑफ हीट फ्लो कैलकुलेट किया, रेट ऑफ हीट फ्लो, राइट। यहीं पे आपका टाइम आ जाता है, मतलब डी क्यू बाई डी टी। हमने कितना हीट फ्लो हो रहा है वो नेट कैलकुलेट किया, हमने एक सेकेंड में कितना हीट फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट किया, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो पता चला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। अगर यहाँ पे आपका टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर T2 है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा T1 माइनस T2 उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ हीट फ्लो, राइट। तो your first conclusion is rate of heat flow is directly proportional to the temperature difference at both ends, temperature difference। एंड्स ऑफ रॉड या फिर जो भी आपका मेटल कंडक्टर है उसके रिस्पेक्ट। फिर सेकेंड कंक्लूजन वही रेट ऑफ हीट फ्लो इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका क्या मतलब है, जैसे आप क्रॉस सेक्शन के एरिया को इंक्रीज करते हो, राइट। जैसे ये आपका रॉड है, रॉड का आपने रेडियस अगर इंक्रीज किया तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा, और जैसे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ हीट फ्लो भी इंक्रीज होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके साथ, रेट ऑफ हीट फ्लो के साथ। और लेंथ के साथ जो इसका रिलेशन था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, डी क्यू बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका क्या मीनिंग है, जितना आप ज्यादा लेंथ रखोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको हीट को फ्लो करने के लिए, राइट, करेक्ट। जैसे आपका स्पून अगर छोटा होता है तो आपको जल्दी चटका बैठ सकता है, और अगर बड़ा होगा तो बहुत टाइम के बाद लेगा, इसलिए वो जो लेंथ है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ हीट फ्लो। बस इन्हीं तीनों क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा था। तो तीनों को हम अगर ऐड करेंगे साथ में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी is directly proportional to the area into temperature difference divided by length। अब इसका अगर आप फॉर्मूला बनाते हो तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है आपका k, राइट, इनटू a अपॉन l इनटू T1 माइनस T2। दिस विल बी योर रेट ऑफ हीट फ्लो, जहाँ पे k जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। बाकी आपको पता है ए क्या है इधर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या है लेंथ, T1 माइनस T2 क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, ये लेंथ, दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर एट ए इज T1, टेम्परेचर एट बी इज T2, okay? In which T1 is greater than T2 means heat will flow from T1 to T2, correct। यूनिट क्या होगा K का, देखो अगर आप K की यूनिट की बात कर रहे हो तो क्या होगा, अब dq बाई dt, मतलब आपको पता है जो हीट है उसका यूनिट तो जूल्स में होता है अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, और टाइम का यूनिट सेकंड में, जूल्स पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, वॉट। तो अगर के का यूनिट देखोगे तो हो गया वॉट
राइट। इनटू क्या है, एल करना पड़ेगा आपको। एल किस में होता है, मीटर्स में। एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। और टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में। तो आप देखोगे कि जो के का यूनिट है थर्मल कंडक्टिविटी का इज वॉट पर मीटर पर केल्विन। वॉट इंटू मीटर इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। दिस विल बी अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। हमेशा जब भी आप कंडक्शन देखोगे तो उसके लिए आपको कंडक्टर होना ही पड़ेगा, कंडक्टर के थ्रू ही हीट फ्लो हो रहा है, राइट। और सारा का सारा हीट फ्लो हो रहा है, ऐसे नहीं कि कहीं पे एनवायरनमेंट में लॉस हो रहा है या फिर ऐसे कुछ, ना ना। या दिस विल बी योर एनालिसिस फॉर स्टेडी स्टेट, ये भी आप नोट कर लो। दिस विल बी कंडक्शन फॉर स्टेडी स्टेट। ठीक है, फिर अनस्टेडी स्टेट के लिए कैसे निकालेंगे, बिफोर स्टेडी स्टेट अगर आपको हीट फ्लो निकालना है तो भी देखते हैं। देखो, हीट फ्लो ड्यूरिंग या फिर बिफोर स्टेडी स्टेट क्या होगा। हाँ, नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको फिर भी अगर नोट करना हो तो मैं रुक सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, बट आई शेयर होता। तो देखो, बिफोर स्टेडी स्टेट क्या होता है, ये तो आपको पता चल गया, स्टेडी स्टेट के लिए फॉर्मूला है, राइट। जब आपका पूरा सिस्टम स्टेडी स्टेट में होगा तब। लेकिन हीट फ्लो बिफोर स्टेडी स्टेट, वही फॉर्मूला, बस थोड़ा सा चेंज होता है वहां पे। जैसे आपका अब ये सिस्टम है, ठीक है, राइट। एक ये पॉइंट है ए और एक पॉइंट है आपका बी। तो आप यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन कैलकुलेट करते हैं, बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कि इस पे कितना हीट अंदर आ रहा है, देखेंगे इस बाउंड्री के अंदर। तो दिस विल बी योर डी क्यू बाई डी टी वन, राइट, या फिर ए, जो हीट फ्लो अंदर आ रहा है ए से, और बी से जो बाहर जा रहा है, दिस विल बी योर डी क्यू बाई डी टी एंट्रिंग आउट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम बी, लिविंग द सिस्टम, राइट। तो ये आपका लो टेम्परेचर है, सपोज होगा ही, और ये हाई टेम्परेचर है क्योंकि हीट ऑलवेज हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो कर रहा है, करेक्ट। तो जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है ड्यूरिंग ए एंड बी के थ्रू, जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है वो कितना होगा, देखो, हीट एब्जॉर्ब बिटवीन ए एंड बी इज, जितना हीट ए से एंटर हो रहा है डी क्यू बाई डी टी ए, माइनस जितना हीट बी से लीव हो रहा है डी क्यू बाई डी टी लिविंग फ्रॉम पॉइंट बी। दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर अनस्टेडी स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप, सर ये स्टेडी स्टेट मतलब क्या है? ओके ओके, देखो स्टेडी स्टेट के लिए मैं आपको बताता हूँ स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट में क्या डिफरेंस है। स्टेडी स्टेट में ऐसा होता है कि जितना आपका हीट आ रहा है
उतना ही आपका हीट बाहर जा रहा है। करेक्ट, मतलब कुछ हाँ हीट का लॉस नहीं है, जितना आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। करेक्ट, लेकिन अनस्टेडी स्टेट में क्या होता है, देखो जितना आ रहा है उतना बाहर जा रहा है क्या, नहीं। तो ए भी कुछ क्या कर रहा है इधर, एब्जॉर्ब। दिस विल बी द हीट एब्जॉर्ब बाय ए बी रॉड। देखो इस केस में रॉड ने कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं किया स्टेडी स्टेट में, जितना हीट आपने उसको दिया उतना ही हीट दूसरे पॉइंट ने निकाल दिया, मतलब हमने कुछ हीट का लॉस किया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो खुद ए बी ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, जितना हीट आया उतना बाहर गया क्या, नहीं गया। करेक्ट, तो कितना एब्जॉर्ब किया है उसको निकालेंगे भी हम। करेक्ट, तो हीट एब्जॉर्ब बाय रॉड ए बी विल बी, अब आपको पता है डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, के ए इंटू डेल्टा टी बाय एल। तो हमें बस ए पॉइंट पे देखना है, ए पॉइंट पे टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है और ए पॉइंट पे डिस्टेंस कितना आगे जा रहा है, जस्ट इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम डी टी। तो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में dx डिस्टेंस आगे जाता है, राइट, हीट। तो क्या हो जाएगा, और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा आपका dt बाय dx एट a माइनस के ए dt बाय dx एट b। फॉर्मूला वही है, अगर आप देखोगे डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला क्या था, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, राइट। तो हमने बस क्या किया, स्मॉल टाइम के लिए अगर ए पे बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हो तो ए पे टेम्परेचर चेंज हुआ बस डेल्टा टी, डेल टी, और जो डिस्टेंस था वो क्या था, dx। ठीक है, सो दिस विल बी अ हीट एब्जॉर्ब बाय रॉड। अगर पूरा का पूरा हीट आपका बाहर नहीं निकलता है तो के ए डी टी बाई डी एक्स एट ए माइनस डी टी बाई डी एक्स एट। अब ये जो डी टी बाई डी एक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ आपका टेम्परेचर कितना चेंज होता है, राइट। हर पॉइंट पे आप टेम्परेचर देखोगे तो ए पॉइंट पे जस्ट कितना चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट एट पॉइंट ए, और बी पॉइंट पे जो होगा चेंज उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट एट बी। ठीक है, हाँ। अब दोनों स्टेट को हमने देख लिया, स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में जितना हीट आपका अंदर जाता है उतना ही बाहर निकलता है, एक एंड से जितना गया दूसरे एंड से उतना ही निकलेगा। लेकिन अनस्टेडी में कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है रॉड खुद फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। हाँ, तो वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको देखने के लिए हम हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट करेंगे। तो ये तो हो गया अनस्टेडी स्टेट के लिए। अब थोड़ा इसके बाद हम रेजिस्टेंस पे आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। एक बार बस देख लो, मैं आपको बेसिक पढ़ने बताता हूँ उसमें होता क्या है। और क्या हुआ, अनस्टेडी इज रियल केस, राइट। अनस्टेडी आपका रियल केस है, स्टेडी स्टेट तो कभी होता ही नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि आपका जो रॉड है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो हमेशा, और खुद का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, राइट। सारा का सारा हीट फ्लो तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो खाएगा भी।
अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, आपका एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। तो बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, यहाँ पे मिनिमम। तो दिस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, दिस इज योर रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है हमको कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस जीरो इज इक्वल्स टू I इंटू आर। अब आप यहाँ पे देखोगे I मतलब क्या है, करंट, और करंट मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। कितना चार्ज एक सेकेंड में फ्लो हो रहा है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम करंट बोलते हैं। क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या इधर चार्ज है। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V माइनस जीरो इज इक्वल्स टू करंट आ गया इनटू रेजिस्टेंस, करेक्ट। इसी को अभी आप कंपेयर करते हो हीट के साथ। अब हीट में आपका क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। हीट के साथ जब हम रिलेट करेंगे इसको, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे आपको आ गया टेम्परेचर डिफरेंस। और आपको पता था कि हीट हमेशा हाई, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। यहाँ पे भी हीट क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो कर रहा है, करेक्ट। तो मैं क्या लिख दूंगा इधर, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल्स टू, अभी करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, हीट, राइट। बेसिकली करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हीट फ्लो मतलब d इंटू कैपिटल Q बाय dt इंटू आर। लेकिन यहाँ पे जो आर होगा उसको हम बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। दोनों को बस हमने क्या किया है, कंपेयर किया, करेक्ट। इसको आगे और कंपेयर करेंगे। जैसे आपको पता है dq बाई dt का फॉर्मूला क्या है फॉर स्टेडी स्टेट, के ए अपॉन एल इंटू T1 माइनस T2 है। ये तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था ऊपर स्टेडी स्टेट के लिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो आप इसको इस फॉर्म में कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, T1 बाई T2 एक साइड को ले लो, T1 माइनस T2 सॉरी, इज इक्वल्स टू क्या होगा, dq बाई dt इंटू एल अपॉन के ए, देख रहे हो आप, इंटू एल अपॉन के ए। इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा सो दैट आपको थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस है दिस विल बी L बाय के ए, जिसमें L होगा आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट, K इज कंडक्टिविटी और A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप देखो रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, थर्मल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करेक्ट। अभी आप जब करंट का फ्लो देखते हो तो करंट के फ्लो में भी जब आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो किसी भी वायर का, वो क्या होता है, रो एल बाय ए। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे भी सेम चीज है। तो बेसिकली जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो नियरली इक्वली होता है किससे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, जिसमें रो को आप चेंज करते हो 1 बाय के साथ, राइट। So this will be a thermal resistance.
बहुत बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको समझने में। अरे, हाँ हाँ, बहुत सही। अभी आप बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप ही बताओ। सीरीज कॉम्बिनेशन पहले तो देखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सपोज 3 रेजिस्टेंस है इन सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लाइड अक्रॉस बैटरी, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? व्हाट विल बी योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस केस, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो? अरे आपने 9-10 में पढ़ा R1 होगा। plus R2, करेक्ट, R1 R1 plus प्लस R2. R2 प्लस R3 डायरेक्ट ऐड कर दिया अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहता है? अगर आप देखोगे जो करंट है वो तीनों में कांस्टेंट है, R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी। इन दिस केस I इज कांस्टेंट, राइट। करंट तीनों रेजिस्टेंस में से सेम फ्लो हो रहा है, जितना सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है उतना ही तीनों रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है। सीधा हम आएंगे इसके रिस्पेक्ट थर्मल में। तो थर्मल में भी आपके जो 2 मेटल्स कनेक्टेड होंगे या फिर 3 मेटल्स कनेक्टेड होंगे, 2 को कनेक्ट करते हैं अभी, ये एक मेटल है और इनको आपने कनेक्ट किया अक्रॉस टेम्परेचर T1 एंड T2 इन विच T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। इसका पूरा है K1 इज योर कंडक्टिविटी, L1 इज योर लेंथ ऑफ मेटल 1 और A1 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली इसका K2 है, L2 इज लेंथ एंड A2 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहले तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि R1 कितना है, L1 अपॉन K1 A1, देन R2 विल बी L2 अपॉन K2 A2। तो यहाँ पे आपका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। क्यों? क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। आप देख रहे हो कि 2 रॉड को मैंने कैसे कनेक्ट किया, उधर सीरीज में कनेक्ट किया, एक के साथ दूसरे को, ठीक है। फिर यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा अभी बताओ? इधर जैसे करंट कांस्टेंट था तो यहाँ पे सिमिलरली क्या कांस्टेंट होगा? हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, राइट। बताओ ऊपर देखो ना, हमने किसके किसके साथ कंपेयर किया? ओके। हाँ, पोटेंशियल को हमने टेम्परेचर के रेट ऑफ साथ, हीट। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के साथ। तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी विल बी कॉन्स्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। फिर आपको पता चलता है कि इसमें से जितना हीट फ्लो हो रहा है उतना ही हीट फ्लो इसमें से हो रहा है, क्योंकि इसमें से जितना करंट फ्लो हो रहा था R1 में से उतना ही R2 में से हो रहा है सीरीज में, करेक्ट। तो सिमिलरली थर्मल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी फॉर फर्स्ट कंडक्टर is equals to dq by dt for second conductor also, right। ये तो होगा ही, होना भी चाहिए कि जितना हीट यहाँ से फ्लो हो रहा है वही सारा हीट आगे फ्लो होगा। पहले कंडक्टर में से जितना हीट फ्लो हो रहा है उतना ही हीट आगे फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसमें रेट ऑफ हीट फ्लो आपका कांस्टेंट होता है, सेम होता है। करते हैं, हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से पता चलेगा। इस पे कर लो, इसको नोट कर लो, राइट।
अभी आप देखो, सिंपल क्वेश्चन, वही दो रॉड्स को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। एक का थर्मल कंडक्टिविटी है K1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1 एंड लेंथ इज L1। सिमिलरली दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2, थर्मल कंडक्टिविटी इज K2 एंड लेंथ इज L2, ये L1 है। जो इस पॉइंट का टेम्परेचर है, इस एंड का जो टेम्परेचर है वो है आपका T0, या फिर T1 ले लो इसको। और इस एंड का जो टेम्परेचर है वो है T2। अब उसने बोला है जो जंक्शन है, जो जंक्शन आपको दिख रहा है, इसका टेम्परेचर कितना होगा T0। कैलकुलेट द जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन तो नहीं बोलेंगे, उसको जॉइंट बोल दो, जॉइंट, जिससे आपने दोनों रॉड्स को ज्वाइन किया हुआ, वो जॉइंट। तो जॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, करो, ट्राई करो इसको। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वही है। क्या आया, T1 प्लस T2 बाई 2। अरे बाबा, ये सबने अलग अलग है ना, K1 अलग है, L1 अलग है, लेंथ अलग है, एरिया अलग है, राइट। तो ऐसे तो नहीं होगा T1 प्लस T2 बाई 2। हाँ, अगर उसका एरिया सेम होता, लेंथ सेम होता, कंडक्टिविटी सेम होता, आइडेंटिकल दो रॉड्स होते तो फिर हो जाता हाफ। हाफ में आपका टेम्परेचर मिड पॉइंट में T1 प्लस T2 बाई 2 है। देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वहां पे कि दोनों में सेम क्या होगा। देखो ना यहाँ पे डी कंक्लूजन, क्यू बाई डी टी। करेक्ट, dq बाई dt बोथ कंटेनर्स में से, बोथ आपके कंडक्टर्स में सेम होगा। तो ये करो, dq बाई dt अलॉन्ग फर्स्ट कंडक्टर आया है। बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर है। अच्छा देखो, बताता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू dq बाई dt अलॉन्ग सेकेंड कंडक्टर, राइट। तो जो फर्स्ट कंडक्टर है उसमें आप टेम्परेचर डिफरेंस देखो कितना है, T1 माइनस T0, राइट। फ्लो आपको पता है कैसे हो रहा है, राइट साइड। तो T1 इज ग्रेटर देन T0 इज ग्रेटर देन T2, ऐसे होगा टेम्परेचर, क्योंकि हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आपका हीट फ्लो करता है, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम इधर, देखो, फॉर फर्स्ट कंडक्टर आपका K1 है, A1 है, डिवाइडेड बाय L1 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस होगा T1 माइनस T0 इज इक्वल्स टू K2 A2 अपॉन L2, और इसमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा आपका T0 माइनस T2, सही है। तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ ना, K1 A1 और L1, K2 A2 और L2। तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, K1 A1 अपॉन L1 इंटू T1 प्लस K2
A2 अपॉन L2 इंटू T2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन L2 ऐड हो रहा है मल्टीप्लाई बाय T0। तो यहाँ से आपको T0 आएगा क्या आएगा, देखो ए तो कैंसिल हो जा रहा है, नहीं ए अलग है सबका, तो ए नहीं होगा कैंसिल, राइट। तो आपको आएगा K1 A1 L2 इंटू T1 प्लस K2 A2 L1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय K1 A1 L2 प्लस K2 A2 L1। बाकी L1 L2 जो डिनोमिनेटर में वो बोथ साइड है तो कैंसिल हो गया। तो दिस विल बी योर जॉइंट का टेम्परेचर, राइट। हाँ, इसमें हमेशा टेम्परेचर को हम केल्विन में लेंगे, ये भी लिख लेंगे। जब भी स्टैंडर्ड, सर इसको इलेक्ट्रिक वाले से कैसे करेंगे सर? ये इलेक्ट्रिक वाले से किया है ना, ओके वैसा। जैसे इलेक्ट्रिक में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, अच्छा तो वो वैसे हमने यूज यहाँ पे करते हीट सेम लिया है, जितना हीट फर्स्ट कंडक्टर में से फ्लो करेगा उतना ही सेकेंड कंडक्टर में से फ्लो किया, ठीक है। पर हम लोगों ने डायरेक्ट हीट नहीं लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट लिया ना। हाँ, तो जैसे वहाँ पे चार्ज फ्लो होता है, राइट। करंट इज जनरली, आप देखोगे जो करंट होता है उसमें आपके चार्ज फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, राइट। तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये होता है आपका करंट। इसको आप बोल दो हीट वाला करंट, हीट का करंट, राइट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो करंट को किसने रिप्लेस किया है, dq बाई dt ने। जैसे आप ऊपर भी आप देखोगे ना, इधर किया है मैंने दोनों को इक्वेशन, हाँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि करंट को dq बाई dt ने रिप्लेस किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को टेम्परेचर डिफरेंस ने रिप्लेस किया है, और आर तो आपने कैलकुलेट किया है, एल बाई के ए, ठीक है। तो पता चला यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो क्यों लेता है, बताओ। हाँ सर। ओके, ये हमने देख लिया कहानी सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, राइट, और हर रेजिस्टर में से या फिर हर मेटल में से, हर कंडक्टर में से सेम अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उसमें क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद देखेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जब इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, तो बताओ आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसमें, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, सर रेसिप्रोकल्स का सम। राइट। 1 by R equivalent is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Similarly, थर्मल में क्या होगा, एक कंडक्टर ऐसे होगा ऊपर, एक कंडक्टर नीचे होगा, या फिर ऐसे ले, दोनों का लेंथ सेम ले लेता है। देखो ये दो कंडक्टर है, ऊपर वाले का कंडक्टिविटी है K1, एरिया है
A1, नीचे वाले का कंडक्टिविटी है K2, एरिया है A2। अब इसको आपने दो अलग अलग टेम्परेचर पे रखा है, इनके जो वॉल्स हैं उनको एंड्स को, जो फ्लैट सरफेस है, राइट। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको दिख ही रहा है। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इलेक्ट्रिसिटी में देखोगे तो क्या कांस्टेंट रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे सीरीज में आपका करंट कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो सिमिलरली थर्मल में क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर डिफरेंस। बस डिफरेंस विल बी कांस्टेंट, मतलब T1 माइनस T2 बोथ कंडक्टर्स के लिए होगा टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। और आर इक्विवेलेंट वही होगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला R1 इधर हो जाएगा आपका K1, देखो लेन दोनों का सेम है, तो A1 अपॉन L, और R2 होगा K2 A2 अपॉन, और इसमें भी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 ही होता है, ठीक है। बस आपको देखना है सीरीज में कांस्टेंट क्या होता है और पैरेलल में कांस्टेंट क्या होता है, उसको थोड़ा ध्यान से करना। बाकी तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है वैसे ही यहाँ पे भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, डायरेक्ट, ठीक है। फिर हम आता है जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स का। देखो उसको आइदर आप करंट लॉ भी बोलते हो और जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ का बहुत ही ज्यादा सिंपल फंडा है कि जो भी जंक्शन होगा जहाँ पे मोर देन 3 वायर्स आर कनेक्टेड, राइट, 4 वायर हम कनेक्ट कर लेते हैं, जिसमें से I1 करंट आ रहा है, I2 करंट जा रहा है, I3 करंट आ रहा है, I4 करंट जा रहा है फ्रॉम द जंक्शन। तो जो नेट करंट होता है एट द जंक्शन will always be equals to 0. This is your जंक्शन लॉ। इसका क्या मतलब है कि जंक्शन के अंदर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट क्या होगा? बाहर जाएगा। तो जैसे जो करंट जंक्शन के अंदर आ रहा है, मतलब जंक्शन के पास आ रहा है, राइट, वो क्या है? I1 प्लस I3, तो उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे, I1 प्लस I3 प्लस अभी जो बाहर जा रहा है उसका फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट, मतलब माइनस I2 प्लस माइनस I4 इज इक्वल्स टू 0। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि I1 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I4, राइट। मतलब जितना करंट जंक्शन के अंदर आता है उतना ही करंट क्या होता है? बाहर जाता है। कोई करंट यहाँ पे आप ही सोच के देखो, लॉजिकली भी ये सही है, करेक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करंट एनवायरनमेंट में तो लॉस हो नहीं रहा है, तो जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन के बाहर जाएगा। तो जो नेट करंट होता है जंक्शन पे, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली कट टू थर्मो, राइट, ये एक आपका कंडक्टर है, ये एक आपका कंडक्टर है, और ये एक आपका कंडक्टर है। इधर से आपका हीट फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ हीट फ्लो इज dq बाई dt 1, इधर हो रहा है dq बाई dt 2, और इधर हो रहा है dq बाई dt 3, तीनों कंडक्टर का। तो सिमिलरली यहाँ पे भी नेट हीट फ्लो या फिर रेट ऑफ हीट फ्लो एट जंक्शन विल बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। जंक्शन पे बात हो रही है जहाँ पे आपके तीनों कंडक्टर्स कनेक्टेड है, करेक्ट।
फिर इससे इक्वेशन क्या आएगा बताओ, dq बाई dt के रिस्पेक्ट यहाँ पे। अब ये जो है, जो जंक्शन के पास जा रहा है हीट, उसको हम लेंगे पॉजिटिव, बाकी दोनों को निगेटिव लेंगे। तो क्या आएगा, dq बाई dt ऑफ 1 प्लस माइनस dq बाई dt फॉर सेकेंड प्लस माइनस dq बाई dt फॉर थर्ड शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, heat flow, rate of heat flow through first conductor will be equals to summation of rate of heat flow between other two conductors। तो क्या आप देख रहे हो, फर्स्ट कंडक्टर में से हीट जा रहा है जंक्शन के पास, लेकिन बाकी जो दोनों कंडक्टर से उसमें आप हीट का डायरेक्शन देखो तो अवे फ्रॉम द जंक्शन, राइट, टुवर्ड्स द जंक्शन को पॉजिटिव लिया, अवे फ्रॉम द जंक्शन को नेगेटिव लिया। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, राइट। देखो इसको नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल भी है, तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होता नहीं है समझने के लिए, कि जितना हीट फ्लो अंदर आ रहा है उतना ही वो जंक्शन में से बाहर जाएगा, दैट्स इट। जितना करंट अंदर आ रहा है जंक्शन में से उतना ही करंट बाहर जा रहा है। तो इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। सेम, इफ देर आर 3 कंडक्टर्स, ठीक है, सबका जो लेंथ है वो इक्वल है, ऑफ इक्वल लेंथ, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के, इसका 2K ले लो और इसका 3K थर्मल कंडक्टिविटी, तीनों रॉड का अलग अलग है अभी, फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड। एरिया भी सबका अलग है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो A, इसका ले लो A/2 और इसका लेते हैं 2A। अब मैं आपको टेम्परेचर बताता हूँ सबका। इस एंड का टेम्परेचर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, इस एंड का आपका टेम्परेचर ले लो सपोज 60 डिग्री सेल्सियस, और इस एंड का टेम्परेचर हम लेंगे लाइक 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने जो तीनों रॉड के जो एंड्स है उनका टेम्परेचर मैंने देख लिया, राइट। और हमें यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट, कैलकुलेट इस जंक्शन का टेम्परेचर सपोज T0 है, द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। तो इसको ट्राई करो, जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा आपको कैलकुलेट करना है, राइट। हो जाएगा, ट्राई तो करो। सब एल है ना, हाँ सब एल है ना। हाँ, सबका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक का ए है, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का A/2 है, थर्ड वाले का 2 है। थर्मल कंडक्टिविटी फर्स्ट वाले का K, सेकंड वाले का 2K, थर्ड वाले का 3K। और जो एंड का टेम्परेचर है वो मैंने दिया है, देखो इसका 100 है, इसका 60 है और इसका 0। आपको जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। बाकी आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, अभी वाला जंक्शन लॉ।
क्या आया 20 डिग्री सेल्सियस। ओके देखते हैं सही होगा। और किसका है बताओ। हाँ हो सकता है। जब तक आपका आंसर 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री 100 और 0 के बीच में आ रहा है इसका मतलब सही रेंज है। 60 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बता नहीं सकते हो आप। देखो आपको बहुत सिंपल तरीका बता दो इसको सॉल्व करने का। हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि ये जो टी नॉट टेम्परेचर है ना, वो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है, तीनों को आप कंपेयर करोगे तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि टी नॉट 100 से भी ज्यादा है। ठीक है, अब टी नॉट अगर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगा तो हीट कैसे फ्लो करेगा आप बताओ मेरे को। हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है। इधर 100 है, इधर टी नॉट है, इधर 60 डिग्री सेल्सियस है और इधर 0। ठीक है, आपका भी 20 है। ठीक है, तो हमने पहले ही अज्यूम किया कि आपका जो टी नॉट टेम्परेचर है जंक्शन का इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका हीट क्या होगा, हमेशा अवे फ्लो करेगा जंक्शन से इधर, ये वाला हीट इधर और ये वाला हीट इधर। क्यों? क्योंकि हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। करेक्ट। तो इसमें जो तीनों हीट्स है उनका साइन क्या हो जाएगा फिर, सेम, क्योंकि सारी हीट जो है वो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रही है। देखो जंक्शन पे आप बात करते हो तो सारी जो हीट है अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रही है, टुवर्ड्स द जंक्शन कोई हीट नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, dq1/dt फॉर फर्स्ट कंडक्टर, राइट। 20 सही है शायद, अब 5-6 लोगों का आ गया तो 20 करेक्ट, प्लस dq/dt फॉर सेकेंड कंडक्टर प्लस dq/dt फॉर थर्ड कंडक्टर शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट। निगेटिव साइन किसका आएगा ही नहीं, सही बोल रहे हो आप। क्योंकि मैंने पहले ही क्या अज्यूम किया, वहां पे जो आपका टेम्परेचर है किसका, जंक्शन का, वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। तो जो हीट का फ्लो है वो हमेशा अवे फ्रॉम द जंक्शन होगा। ठीक है, तो ये आया, बाकी तो आप कर लोगे। इस वाले रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी के एरिया ए, लेंथ इज एल, तो क्या हो जाएगा KA/L। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T0 - 100। जो आपने अज्यूम किया उसको सच मान के चलो, राइट। क्या होगा बताओ, T0 - 100 प्लस इधर क्या होगा, सेकेंड के लिए आपका लेंथ L था, राइट। लेंथ तो सबका सेम है, एरिया A/2 और K इज 2K। तो क्या हो जाएगा 2K इंटू A/2 डिवाइडेड बाई L इंटू T0 - 60, राइट। इसमें भी T0 आपका 60 से बड़ा है, अगर 100 से बड़ा होगा तो 60 से तो होगा ही। प्लस थर्ड के लिए आपका थर्मल कंडक्टिविटी 3K, एरिया इज 2A divided by L into T0 - 0. This will be your temperature difference for third conductor. इसका टोटल समेशन कितना होगा, 0। तो K/L कैंसिल कर दो, ये तो 2 भी कैंसिल हो गया इधर। तो क्या आएगा, T0 - 100 प्लस T0 - 60 प्लस 6 T0 will be equals to 0, will be 8 T0 is equals to 160। तो आपको T0 आएगा 20 डिग्री सेल्सियस।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो जो आप अज्यूम करते हो उसके हिसाब से चलो, ऐसा नहीं कि हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अज्यूम करेंगे तो ही होगा। आप कुछ भी उसको अज्यूम कर सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तो क्या होगा, हमेशा टूवर्ड्स द जंक्शन आपका हीट फ्लो होगा, राइट, क्योंकि सबसे उसका टेम्परेचर कम है। उसके बाद भी आंसर आपको वही आएगा, राइट। तो जो भी आपको अज्यूम करना है टी नॉट का वैल्यू, हम जनरली क्या करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू उससे ज्यादा लेंगे, और जो आपका मिनिमम वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस उससे कम ले लो। तो उससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव निगेटिव का कोई चक्कर नहीं रहेगा इस फॉर्मूला में, सबका एडिशन 0 करना है बस, राइट। जंक्शन लॉ जब आप यूज करोगे तो देखो, इसको नोट कर लो, सिंपल है काफी। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा इसी के रिस्पेक्ट। ये एक कंडक्टर है, और ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग जैसा एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर, सबका जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो L इज ऑल्सो L इज ऑल्सो L। ये जो ब्लू में मैंने बनाया वो सेम मटेरियल से बना हुआ है X, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है Kx, और जो मैंने ग्रीन में बनाया वो सेम मटेरियल से बना है जिसका मटेरियल है Y, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है Ky। और ऐसा बोला है उसने, Ky इज 2 टाइम्स ऑफ Kx और Ky में रिलेशन दिया है, ठीक है। हाँ, अभी उसने बोला ये जो एंड पॉइंट है A, इसको नाम दिया है B, इसको E और F। तो टेम्परेचर एट पॉइंट A इज 80 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर एट पॉइंट F इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपको B और E का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट द टेम्परेचर एट पॉइंट B एंड टेम्परेचर एट पॉइंट E। तो पहले तो आप देखो वहाँ पे जंक्शन बन रहा है, राइट, B पे भी जंक्शन है और E पे भी जंक्शन है। जैसे इसका लेंथ L है, तो बताओ ये जो सर्कुलर रॉड है उसका लेंथ क्या होगा। पायल पाई L/2 ना। हाँ बाई 2। हाँ, तो इसका लेंथ हो जाएगा आपका पाई इंटू L/2। सिमिलरली ये वाले सर्कुलर का रेडियस हो जाएगा आपका पाई इंटू L/2। तो करो, ट्राई करो, जंक्शन लॉ यूज करना है आपको, बहुत सिंपल है। लेकिन यहाँ पे दो जंक्शन है, दो जंक्शन पे दो इक्वेशन बनेंगे आपकी, राइट। एक बी पे आपका और एक ई पे। तो आपको एंड्स के टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि राइट से लेफ्ट में हीट फ्लो कर रहा है, तो हीट फ्लो का डायरेक्शन आप ऐसे ले सकते हो दोनों जंक्शन में। तो करो, ट्राई करो, कितना आ रहा है बताओ।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, वो बताया थे मैंने, सॉरी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट फॉर ऑल कंडक्टर्स। सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, चारों का। 4 कंडक्टर है यहाँ पे देखो। हाँ, थोड़ा लेंदी तो आएगा। 2 इक्वेशन एक में, मतलब पाए वगैरह आएगा ना उसमें, शायद थोड़ा उसकी वजह से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ठीक है, आप 2 इक्वेशन बना दो। 2 इक्वेशन दोनों सॉल्व नहीं भी किया तो चलेगा। देखो, सिंपल बी और ई पॉइंट पे जंक्शन लॉ कैसे लगाएंगे मैं बता रहा हूँ। राइट, आपने पहले बी पॉइंट पे अज्यूम किया कि आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है, टीबी। राइट, इधर है आपका ई पॉइंट जिसका आपने टेम्परेचर अज्यूम किया है, कितना है, टीई। और हीट ऐसे फ्लो कर रहा है। इसका क्या मतलब है, एट जंक्शन बी कितना हीट आ रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन, dq by dt ड्यू टू दिस कंटेनर कंडक्टर 1। राइट, इसको सेकेंड देते, इसको थर्ड, इज इक्वल्स टू dq by dt थ्रू कंडक्टर सेकेंड प्लस dq by dt कंडक्टर थर्ड। ये होगा जंक्शन लॉ एट बी। राइट, एट पॉइंट बी आपने जंक्शन लॉ लगाया इस टाइप से। बाकी तो आपको पता है कि इसमें से कितना हीट फ्लो करेगा। यहाँ पे आपको टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसका x है तो थर्मल कंडक्टिविटी kx है। राइट, लेंथ l है, तो kx a अपॉन l, टेम्परेचर डिफरेंस विल बी 80 माइनस टेम्परेचर एट पॉइंट b। दिस विल बी इक्वल्स टू, सेकेंड में से कितना फ्लो करेगा, ऊपर वाला जो वो x मटेरियल ही है तो kx ही लिखेंगे वहां पे भी, kx a अपॉन l की जगह पे अब आएगा फाई l/2, क्योंकि अब वो जो कंडक्टर है वो सेमी सर्कुलर है जिसका लेंथ कितना है, सर्कमफरेंस से इक्वल है। राइट, हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस प्लस, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा इधर बताओ, टीबी माइनस टीई। राइट, सेकेंड में से फ्लो कर रहा है, प्लस थर्ड में, थर्ड के लिए क्या होगा उसका
thermal conductivity ky, area is a, length is again pi l by 2, and temperature difference is again Tb minus Te. तो हो गया, ky को लिखेंगे हम 2 टाइम्स ऑफ kx, ये रिलेशन था, राइट। बाकी सब कैंसिल हो रहा है, एरिया लेंथ। तो फर्स्ट इक्वेशन आएगा आपको At माइनस Tb इज इक्वल्स टू 2 4 6 by pi into Tb minus Te. So this will be our first equation from junction law at B, right? Similarly मेरे को सेकेंड इक्वेशन बताओ क्या आएगा E पे। E पे जब हम करेंगे क्या क्या लगा है, आ रहा है हीट, राइट। उसमें ये आपका E पॉइंट है, ये X, ये Y और ये Y कंडक्टर 3। तो सेकेंड है तो इसमें से कितना हीट आ रहा है, dq by dt, सेकेंड dq by dt 3, और जा कितना रहा है फ्रॉम dq by dt फ्रॉम 4, 6 by pi Tb minus T is equals to 2 times of T minus 0, ठीक है। 2 times of T E minus 0, 0 नहीं 10 होगा ना, 10 ही बोला है क्या आपने भी, हाँ सही है। T minus 10 will be equals to 6 by pi Tb minus Te। देखो दो जंक्शन पे आप 2 इक्वेशन बनाते हो और 2 इक्वेशन 2 अननोन है आपके पास, Tb और Te। दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन, दैट्स इट। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल है इक्वेशंस को, काफी पॉइंट में आएगा, पाई को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐड और माइनस करके इसका सॉल्यूशन नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको हम साइड में रखते हैं, लेकिन 2 इक्वेशन 2 अननोन अगर आपको पता है तो आप Tb का वैल्यू निकाल दोगे और Te का भी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, राइट। देखो ऐसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, जंक्शन लॉ करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जंक्शन लॉ पे हो जाएंगे, राइट। अब कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी वाला जो बता रहा हूँ। एक तो जंक्शन लॉ वाले क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे आपको, और इस टाइप के जो मैं आपको बता, सपोज आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें वाटर है, इसको मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया, कंटेनर को क्लोज कर दिया, किससे, एल्यूमिनियम स्ट्रिप से, राइट। और ऐसा पता है आपको जो बाहर का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो 30 डिग्री सेल्सियस है, और जो वाटर का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 10 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका बस एल्यूमिनियम स्ट्रिप ऐसा है, राइट, जिसमें से बस हीट फ्लो रहा है। हीट फ्लो रहा है इसका क्या मतलब होता है, स्ट्रिप जो है ना ये वाला, ये कुछ हीट खा नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा हीट फ्लो हो रहा है। तो आप देखोगे स्ट्रिप के इस एंड का जो टेम्परेचर है वो कितना है, बताओ ऊपर वाले एंड का टेम्परेचर क्या होगा,
सराउंडिंग से इक्वल होगा 30, करेक्ट। दिस विल बी अ 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू द सराउंडिंग। और जो दूसरा एंड है स्ट्रिप का, इसका क्या टेम्परेचर होगा, 10 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम स्ट्रिप जो है उसका टेम्परेचर देखता हूँ, एक एंड का क्या है और दूसरे एंड का क्या है। अब देखो हीट यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, राइट। अब जितना हीट इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप में से फ्लो होगा, वो सारा का सारा हीट किस में जाएगा, पानी में जाएगा, राइट। और आपको पता है अगर पानी में कुछ हीट जाता है तो पानी क्या होगा, गर्म होगा। पानी का टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस टाइम के साथ साथ, करेक्ट। तो जैसे एल्यूमिनियम स्ट्रिप का आप लिख लेते हो कंडक्टिविटी है के, एरिया ए एंड लेंथ इज एल। तो कितना हीट फ्लो हो रहा है थ्रू एल्यूमिनियम स्ट्रिप, के ए बाय एल इंटू डेल्टा टी। दिस विल बी rate of heat flow through एल्यूमिनियम स्ट्रिप। एल्यूमिनियम स्ट्रिप से इतना हीट फ्लो हुआ, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं पता। डेल्टा टी में क्या आएगा, यहाँ पे देखोगे तो आप 30 माइनस 10, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अभी यही जो हीट है, ये जो हीट है वो इस वाटर को गर्म कर रही है। अब वाटर का मेरे को पूरा कहानी पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट वाटर का ऐसे सपोज मास m है, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, क्यू होता है आपका m s डेल्टा टी, राइट, फॉर वाटर। जो वाटर इस हीट के थ्रू गर्म हो रहा है, राइट। जो हीट फ्लो रहा है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द वाटर, राइट। अब आप मेरे को बताओ, इसको अगर मैं dq के फॉर्म में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, dq विल बी इक्वल्स टू ms dt, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो यही जो हीट है इसको मैं इसके साथ कंबाइन कर देता हूँ, क्योंकि यही हीट कहाँ से आ रहा है, सराउंडिंग से आ रहा है। पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पर। तो dq को हम लिखेंगे ms dt डिवाइडेड बाय डी स्मॉल टी आपका टाइम है और कैपिटल टी आपका टेम्परेचर है, के ए बाय एल इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको देखो क्या आता है, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू के ए अपॉन एल इंटू एम एस, जिसमें m क्या है, मास ऑफ वाटर, राइट। या फिर लिक्विड हो सकता है कोई भी, ऐसे आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, राइट, इंटू डेल्टा टी इंटू डी टी। तो यहाँ से आपको ये रिलेशन मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टेम्परेचर राइज होता है, दिस इज द टेम्परेचर राइज इन वाटर। किसके साथ टेम्परेचर राइज हो रहा है, देखो टाइम के साथ। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन आपको पता भी नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए कि हीट कंडक्ट हो रहा है किसके थ्रू, एल्यूमिनियम स्ट्रिप के थ्रू। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग में और अंदर वाटर का जो टेम्परेचर है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगा। अभी यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर कम है इसलिए सराउंडिंग से वाटर में हीट फ्लो हो रहा है। अगर वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता सराउंडिंग से तो अंदर से बाहर हीट फ्लो होता, मतलब वाटर से सराउंडिंग में। तो पानी क्या होता उस केस में, ठंडा होता, राइट। करेक्ट करेक्ट। ये वाला केस नोट कर लो आप, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एचसीवी में मिलेंगे।
अभी आपने जो देखा है ना कंडक्शन, वो बस मेटल के थ्रू देखा है जो कि लेंथ के रिस्पेक्ट हो रहा है। कंडक्टर लेंथ के थ्रू आपका हीट ट्रांसफर कर रहा है, जो कि बहुत इजी है। करेक्ट। अभी हमेशा आपका कंडक्टर लीनियर तो नहीं होगा, स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। करेक्ट। तो जो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वाला केस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, लेकिन बस मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ सिलेंड्रिकल में कैसे हीट फ्लो होता है। देखो, जैसे आपका एक अंदर एक सिलेंडर है, ठीक है, इसको आपने रखा बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, T1 पे, पूरे बॉडी का टेम्परेचर है सिलेंडर का T1, और एक बाहर सिलेंडर रखा है। ठीक है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, राइट। ऐसे समझ लो कि इनके बीच में कुछ तो कंडक्टर है। अरे अंदर का भी चला गया, एक सेकेंड। ये अंदर का सिलेंडर जिसका टेम्परेचर आपने मेंटेन किया है T1, और जो बाहर का सिलेंडर है उसके एंड का टेम्परेचर आपने मेंटेन किया है T2, इन विच T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट। इसके बीच में, दोनों सिलेंडर्स के बीच में आपने रखा है कंडक्टर जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है K। तो अब यहाँ पे देखो हीट का जो फ्लो है, वी कैन अप्लाई पैरेलल, मीन्स पैरेलल का क्या बोल रहे हो आप ऋषि, बताओ। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो सकता है। हाँ, बट इसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे ना, जो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया ऊपर वाले केस में, उसमें हीट का जो फ्लो है वो लेंथ के रिस्पेक्ट फ्लो कर रहा है, लेंथ के अलोंग। लेकिन यहाँ पे हीट कैसे फ्लो करेगा मैं आपको बता रहा हूँ, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। देखो, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, क्योंकि पूरा कंडक्टर ही भरा है दोनों सिलेंडर्स के बीच में, इन ऑल डायरेक्शन। तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट K/L डेल्टा टी, वो मतलब आपको इंटीग्रेशन करके एक पर्टिकुलर रेडियस के लिए आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, राइट। इसके लिए हीट फ्लो क्या होगा, तो आप इसको एक बार ट्राई करना घर पे। व्हाट विल बी द dQ/dt फॉर सिलेंड्रिकल केस, कितना हीट फ्लो रेट है सिलेंड्रिकल हीट ट्रांसफर में या फिर हीट कंडक्शन में। वो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो लेंथ के रिस्पेक्ट जा रहा था, ये रेडियस के रिस्पेक्ट जा रहा है। इनर वाले सिलेंडर का रेडियस ले लो आप A, और आउटर वाले सिलेंडर का रेडियस B लेना। तो आप इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे तो लिमिट A to B होगा रेडियस का, ठीक है। ये आपको पता चल रहा है कैसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पता चलना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर कैलकुलेट तो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो, और आप मेरे को इतना बता दो कि आप कौन कौन से ग्रुप में हो, सो दैट आई पोस्ट। एक तो आपका कौन सा ये एनटी वाला कौन सा ग्रुप है, जल्दी जल्दी बता दो। Z11 पनवेल एनटी, ओके पनवेल एनटी है क्या, और क्या क्या टाइप कर दो ना, तो ज्यादा सही होगा। जुलाई बैच, सर सीयूड इंटी स्टेट। सिवुड एनटी भी है, खारगर एनटी भी है क्या, बताओ। हाँ सर। ओके, और तीनों इंटीग्रेटेड हो गया। और कौन सा, जुलाई बैच के भी बच्चे, राइट कुछ। यस सर। ओके, तो 4 ग्रुप में डाल रहा हूँ मैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे
ये इतना ही कंडक्शन है। मेन स्पेस पे क्वेश्चन आते नहीं है सिलेंड्रिकल कंडक्शन पे, लेकिन एडवांस पे पक्का आता है। तो इसको हम थोड़ा डीप में देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हम्म। चलो बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। हाँ मेंस में नहीं आते हो सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल में, लेकिन एडवांस में तो आते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट हम देख लेंगे उसको। Right. चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू। आपकी क्लास है क्या इसके बाद? हाँ सर। ओके ओके, देन आई लीव द मीटिंग। चलो बाय बाय। बाय सर।